नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवाली चौहान है। मैं एमएसजी गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर में फिजिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम फिजिक्स के प्रैक्टिकल जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट का है, जिसका टाइटल है आरसी परिपथ का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ व्यवहार, यानी बिहेवियर ऑफ आरसी सर्किट विथ एन एसी सोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। आर से यहाँ मतलब है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और सी से हमारा मतलब है कैपेसिटर यानी संधारित्र। तो ऐसे परिपथ के व्यवहार को हमें स्टडी करना है जिसमें कि रेजिस्टेंस लगा है, कैपेसिटर लगा है और जो सोर्स है वो एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है। हमें पता है कि दो तरह के सोर्स हो सकते हैं, डीसी सोर्स और एसी सोर्स। डायरेक्ट करंट सोर्स ऐसा सोर्स है जिससे कि जो हमें करंट या वोल्टेज जो प्राप्त होती है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, साथ में उसमें दिशा का परिवर्तन नहीं होता है। जबकि ऑल्टरनेटिंग सोर्स यानी कि प्रत्यावर्ती स्रोत ऐसा स्रोत है जिससे जो वोल्टा या धारा जो हमें प्राप्त होती है उसके मान में निरंतर परिवर्तन होता है, साथ ही दिशा में भी परिवर्तन होता है। किसी भी सर्किट का में जो कंपोनेंट्स लगे हैं जैसे कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर यानी प्रतिरोध, संधारित्र, कुंडली, उनका व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि सर्किट में सोर्स एसी है या डीसी है। आरसी सर्किट के बिहेवियर को डीसी सोर्स के साथ हम पहले स्टडी कर चुके हैं। आज हम एसी सोर्स के साथ बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ अभी हमने केवल आर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध लिया है जिसका कि रेजिस्टेंस आर है, और ये एसी सोर्स का सिंबल होता है। तो ये एसी सोर्स हमने ले रखा है। तो ऑब्वियस है कि इसके सिरों पर जो वोल्टा आएगी वो भी प्रत्यावर्ती वोल्टा होगी यानी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होगी। चूंकि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी प्रत्यावर्ती वोल्टा के मान में निरंतर परिवर्तन होता है, साथ ही दिशा में भी परिवर्तन होता है, तो हम इन्हें डीसी मीटर यानी डीसी वोल्ट मीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डीसी मीटर में जैसे ही आपका जैसे मान में परिवर्तन होगा और दिशा में परिवर्तन होगा तो सुई एक बार एक दिशा में और दूसरी बार अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन ये इतना फास्ट होगा कि फिर जो निडल है वो आप रुकी रहेगी, वो दोनों दिशाओं में इतनी तेजी से मूव नहीं कर पाएगी कि वो रुकी रहेगी और मेजर नहीं कर पाएगी, साथ में इंस्ट्रूमेंट खराब भी हो जाएगा। इसके लिए एक तरीका है, या तो हम उसे एसी वोल्टा को रेक्टिफायर के द्वारा डीसी वोल्टा में परिवर्तित करें, या फिर हम एसी वोल्ट मीटर को ही यूज करें। तो यहाँ पर हम
तो स्पष्ट है कि या तो एसी वोल्ट में इसकी वोल्टा प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टा है उसे मेजर करने के लिए या तो एसी वोल्ट मीटर का यूज करना है, या फिर हमें जो वोल्टा प्राप्त होगी इसके सिरों पे, उसके बाद रेक्टिफिकेशन करके दिष्टकरण करके उसको हम डीसी मीटर से नाप सकते हैं। तो इसके सिरों पर जो वोल्टा जो मान ये वोल्ट मीटर से वोल्टा मेजर कर रहे हैं वो V है, यदि तो इस जो प्रतिरोध का जो रेजिस्टेंस का प्रतिरोध यानी जो R होगा, इस कंपोनेंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो R इक्वल्स टू V/I से दिया जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं, जहां I करंट है जो कि सर्किट में फ्लो हो रही है। चूंकि वोल्टा जो स्रोत है वो एसी है, तो जो करंट होगी वो भी एसी करंट होगी। हम 12th तक ये स्टडी कर चुके हैं, पहले की क्लासेस में ये स्टडी कर चुके हैं कि जो जब रेजिस्टेंस का यूज होता है तो वोल्टेज और करंट सेम फेस में होते हैं। जब एसी यदि सर्किट में एसी सोर्स है और केवल रेजिस्टेंस लगा है, तो जो वोल्टेज है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस और जो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही है, दोनों ही सेम फेस में होते हैं, यानी समान कला में होते हैं। समान कला से मतलब कि जब वोल्टा का पीक होगा तभी करंट भी मैक्सिमम होगी, यानी जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी उसी समय करंट भी मैक्सिमम होगी। लेकिन ये आवश्यक नहीं, लेकिन जब कंपोनेंट रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर या कुंडली यानी कि प्रेरक कुंडली यानी कि कॉइल को जब यूज करते हैं, तो वोल्टा और करंट यानी वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस होता है। तो इसको हम ये दूसरा सर्किट हम देख रहे हैं जिसमें हमने कैपेसिटर का यूज किया है। तो और यहाँ एसी सोर्स लगाया है, ओबियस है एसी करंट फ्लो होगी इसमें। लेकिन इस चूंकि रेजिस्टेंस की जगह अब कैपेसिटर हमने यूज किया है, तो अब जो इसके सिरों पर हम वोल्टेज मेजर करेंगे वो वोल्टा और जो करंट इसमें फ्लो करे होगी, दोनों का फेज सेम नहीं होगा। कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो जो करंट के से π/2 फेज डिफरेंस से होती है। जब जो करंट के रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज है वो π/2 फेज पीछे होती है। मतलब जब वोल्टेज का जब करंट का पीक आता है उसके बाद वोल्टेज का पीक आता है, दोनों के मध्य π/2 फेज डिफरेंस होता है। इसके कारण इसमें जो रेजिस्टेंस जो प्रोड्यूस करता है कैपेसिटर, उसे इम्पीडेंस कहते हैं, यानी प्रतिबाधा। किससे दिया जाता है? V/I। साथ में हमें एंगल बताना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है। उस फेज डिफरेंस को हमें यहाँ पर लिखना होता है। जो इम्पीडेंस है वो जो 1/ωc होता है कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में। कैपेसिटर यदि आपका लगा हुआ है, कैपेसिटर में जो प्रतिबाधा होती है वो 1/ωc, और ये जो एंगल है वो -π/2, चूंकि वोल्टेज करंट से लैग कर रही है, पीछे चलती है π/2 फेज से, π/2 एंगल से, इस कारण से माइनस साइन आया है, तो -π/2।
अब हम ऐसा सर्किट ले रहे हैं जिसमें कैपेसिटर नहीं है, दो रेजिस्टेंस यूज किए हैं लेकिन सोर्स एसी सोर्स है। अब इसके सिरों पर जो वोल्टा R1 के सिर पे VR1 और R2 के सिरे पर VR2 है, तो जो टोटल वोल्टेज V इक्वल टू VR1 प्लस VR2 होगी। जो इसके सिरों पे आपने वोल्टेज मेजर की और जो रेजिस्टेंस के सिरों पे वोल्टेज मेजर की, दोनों का सम जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके बराबर होगा। V इक्वल टू VR1 प्लस VR2। लेकिन यदि आपके सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों का यूज हो रहा है, मतलब कैपेसिटर भी प्रेजेंट है, तो उस केस में VRC इक्वल टू VR प्लस VC नहीं होगा। इनका एम्पलीट्यूड बराबर नहीं होता है। V इक्वल टू यहाँ ये VRC है, तो VRC इज नॉट इक्वल टू VR प्लस VC, क्योंकि जो कैपेसिटर है उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस रहता है। लेकिन इनका वेक्टर सम बराबर होगा VRC, ये RC है, VRC will be equal to vector VR plus vector VC। एम्पलीट्यूड ना बराबर होकर हमें वेक्टर सम बराबर होगा VR प्लस VC, वेक्टर VR प्लस वेक्टर VC will be equal to वेक्टर VRC। यदि हम इसको वेक्टर डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो VR और करंट, यदि आपके इसमें करंट I हम ले रहे हैं सर्किट में, यदि करंट I है तो रेजिस्टेंस के सिरों पर जो वोल्टेज है VR और जो करंट है जो रेजिस्टेंस में फ्लो कर रही है उसके बीच में एंगल 0 है, क्योंकि दोनों सेम फेस में रहते हैं। इस कारण से यही दिशा VR की और I की यही दिशा रहेगी, दोनों के बीच का एंगल 0। अब VC, वो जो कैपेसिटर के सिरों पर जो वोल्टा है, जैसा कि हमने बात की, वो करंट से π/2 पीछे चलती है। तो यहाँ पर हमें π/2 पीछे चलने के लिए हम इसको π/2 नीचे की तरफ बना रहे हैं, क्योंकि -π/2 है, तो -π/2 ये एंगल हो गया, ये डायरेक्शन I की, तो I के रिस्पेक्ट में VC -π/2 पीछे है, तो ये माइनस के कारण ये इधर बना है, तो ये π/2 हो गया, तो VC यहाँ पर आएगा। तो ये आपका वेक्टर डायग्राम है, VR ये और VC ये। तो रिजल्टेंट हमें VRC का कहाँ मिलेगा? हम रेक्टेंगल बना लें, तो ये रेक्टेंगल बना लिया, तो ये जो है VRC, ये रिजल्टेंट VRC आपको मिलेगा। तो ये आप वेक्टर डायग्राम से इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस चीज को। अब आप देख रहे हैं, चूंकि VR और VC के बीच में π/2 का एंगल है, तो यदि हम VRC को प्लॉट करें और VR और VC इस तरह से अगर हम बनाएं, तो ये एंगल π/2 है। तो ऑब्वियस है, यदि आप ये VRC का मिड ले लें और इसका इतनी दूरी, ये इतना डिस्टेंस का ये रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बनाएं, तो ये जो पॉइंट है ये इस सेमी सर्कल पर पड़ेगा, क्योंकि एंगल ये π/2 है। तो कहने का मतलब ये है कि VR की कोई भी वैल्यू, ये जैसे VR यदि इसको यहाँ टच कर रहा है,
तो VC यहाँ पर इसे इधर टच करेगा, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि सेमी सर्कल में ही, मतलब एक सर्कल है और उसके ये दो कॉर्ड्स हैं, इनके बीच का एंगल π/2 होता है। इस कारण से ये हमेशा इस सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर परिधि को टच करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में π/2 का एंगल है। ये फेजर डायग्राम्स कहलाते हैं। इस तरह से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये फेजर डायग्राम्स कहलाते हैं। तो वेक्टर सम की बात कर रहे थे हम। वेक्टर V इज टू वेक्टर VR प्लस वेक्टर VC। तो आप VC, ये वेक्टर भी VC के बराबर होगा, तो VR या VRC स्क्वायर विल बी इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। ये VRC है, V लिखा हुआ है, VRC है। ये VRC स्क्वायर विल बी इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। तो VRC Z ओवर I प्रतिबाधा अपॉन करंट, तो Z अपॉन I स्क्वायर इक्वल्स टू VR R अपॉन I स्क्वायर प्लस VC हो गया 1 ओवर ओमेगा C अपॉन I। 1 ओवर ओमेगा C तो प्रतिबाधा की और अपॉन I, तो 1 ओवर ओमेगा C अपॉन I होल स्क्वायर। तो आपको मिलेगा Z स्क्वायर, I स्क्वायर हर एक में कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Z स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा C होल स्क्वायर। तो Z विल बी इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा C स्क्वायर। यहाँ ओमेगा 2πf होता एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो 2πf होती है। f फ्रीक्वेंसी है। जो हम लैब में काम करते हैं तब जो करंट, जो एसी ऑल्टरनेटिंग करंट आती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है। जो हमारे यहाँ घरों में या लैब में जो करंट आ रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये 2πf यानी 2π इंटू 50। और C धारिता है, कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, R रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है, और Z प्रतिबाधा है यानी कि इम्पिडेंस है, टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, जो जिसमें कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर प्रेजेंट है। अब यदि ये एंगल हम थीटा RC ले, VR और VRC के बीच का एंगल थीटा RC ले, तो आप देख रहे हैं चूंकि करंट, ये ये VR वेक्टर है, मतलब रेजिस्टेंस के सिरों पर जो वोल्टेज है वो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है इसे। तो और करंट भी इसी डायरेक्शन में होगी रेजिस्टेंस में, क्योंकि दोनों के बीच में फेस डिफरेंस नहीं होता है, 0 है फेस डिफरेंस, इसलिए इसी डायरेक्शन में होगी आए। तो जो VRC है वो ये वाली डायरेक्शन है, मतलब रिजल्टेंट जो वोल्टेज है वो ये वाला डायरेक्शन है। तो करंट और रिजल्टेंट जो वोल्टेज है उसके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो ये हो जाएगा करंट और रिजल्टेंट वेक्टर, जो रिजल्टेंट वोल्टेज है VRC, उनके बीच का एंगल ये वाला हो गया, दैट इज थीटा RC। इसे हम थीटा RC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो tan थीटा RC क्या होता है? tan थीटा RC इस वेक्टर डायग्राम से क्या हो जाएगा? VC अपॉन VR इक्वल्स टू 1 ओवर VC तो आपका 1 ओवर ओमेगा C अपॉन I, और VR R अपॉन I सब प्लेस करेंगे तो 1 ओवर ओमेगा CR। तो tan थीटा RC will be equal to 1 over omega CR
तो यहाँ से थीटा आरसी निकल जाएगा, थीटा आरसी विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1 ओवर ओमेगा सी आर। तो थीटा आरसी यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि रिजल्टेंट जो वोल्टेज है उसका करंट के बीच का फेज डिफरेंस आपको प्राप्त हो जाएगा थीटा आरसी ज्ञात करने से। ये हम इस एंगल को VR और VC के बीच के एंगल को थीटा से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो VR और VC के बीच के एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और VR और VRC के एंगल के बीच को हम थीटा आरसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले बता दिया आपको। अब हम जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे वो किस तरह, उसमें लूज कंपोनेंट्स हैं, बोर्ड में लूज कंपोनेंट्स फिट किए हुए हैं। ये सारे रेजिस्टेंसेस हैं 5 किलो के, ये सारे 2 किलो के रेजिस्टेंसेस हैं, ये 1 किलो के हैं, ये 500 किलो के, और ये कैपेसिटर्स हैं, एक 1 माइक्रोफैराड के हैं ये तीनों, और फिर 0.47 माइक्रोफैराड का, 0.22 माइक्रोफैराड के, और ये आपका एसी मेंस जैसे हमने बात किया, एक लीड का एक सिरा आप इधर लगाएंगे और दूसरा सिरा और दूसरी लीड का एक सिरा यहाँ लगाते हैं तो आप 20 वोल्ट ले लेंगे। यदि आप दूसरी लीड का सिरा यहाँ लगाते हैं, कॉमन में तो एक लीड लेंगे, एक सिरा कॉमन में लगा देंगे, दूसरा लीड लेंगे और उसका एक सिरा 20 पे अगर लगाते हैं तो 20 वोल्ट प्राप्त होगा, 50 पे लगाएंगे तो 50 वोल्ट, 100 पे लगाएंगे तो 100 वोल्ट। हम 50 वोल्ट पे लगाएंगे, मतलब 50 वोल्ट अप्लाई करेंगे। और जैसा कि हमने आपको हम बात की थी कि या तो आप एसी मीटर से मेजर करें, या आप जो एसी वोल्टा है उसे डीसी वोल्टा में चेंज करें रेक्टिफायर यूज करके, यानी जिष्टकारी यूज करके, और फिर उसे मेजर करें डीसी मीटर से, डीसी वोल्ट मीटर से। तो यहाँ हमने दिष्टकारी सेतु का यूज करेंगे। ये दिष्टकारी सेतु है, ये 4 डायोड्स हैं जो सेतु के रूप में लगे हुए हैं। तो पहले जो वोल्टा हम मेजर करेंगे कैपेसिटर के थ्रू, उसे दिष्टकारी सेतु में देंगे और फिर उसको मेजर करेंगे ये डीसी मीटर से। ये जो एरो दिखा रहा है, यदि आप इसे 10 पर लगाते हैं तो ये जो डीसी मीटर है इसके 50 खाने 10 वोल्ट के बराबर हो जाएंगे। यदि आप इस एरो को 25 पे लगाएंगे तो ये जो 50 खाने हैं वो 25 वोल्ट के बराबर हो जाएंगे, और यदि आप इसे 50 पे लगाएंगे तो ये 50 खाने 50 वोल्ट के बराबर, यानी एक खाना 1 वोल्ट के बराबर, एक डिवीजन 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो हम 50 वोल्ट पे लगाएंगे 50 वोल्ट पे, जिससे मेजरमेंट में हमें थोड़ी आसानी होगी। तो ये कनेक्शंस करके हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। करेक्शंस कैसे किया जाएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में लैब में चलकर आपको दिखाएंगे अभी। और उसमें हम कैपेसिटर के सिरों पर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाकर, जैसा कि हमने पहले डायग्राम में देखा था, इससे पहले आरसी सर्किट का जो डायग्राम हमने बनाया, सर्किट डायग्राम बनाया था, उसमें आर और सी को सीरीज में लगाकर एसी सोर्स से वोल्टा अप्लाई करेंगे। फिर कैपेसिटर के सिरों पर वोल्टा मेजर करेंगे और रेजिस्टेंस के सिरों पर वोल्टा मेजर करेंगे, और फिर टोटल वोल्टेज रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों के सिरों पे, जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमने ये यहाँ से एक लीड का सिरा यहाँ पर लगाया है और दूसरी लीड का सिरा
यदि 0.22 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर पे लगाया तो 0.22 माइक्रोफैराड के दूसरे सिरे को हम इससे जोड़े अगर रेजिस्टेंस के एक सिरे को और रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा फिर हम 50 वोल्ट से जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम सर्किट बनाएंगे और इन दोनों के सिरों पर वोल्टेज मेजर करेंगे और इन दोनों के सिरों पर वोल्टेज मेजर करेंगे रेजिस्टेंस के, और फिर इस सिरे से इस सिरे पर, इस सिरे से और इस सिरे के बीच में वोल्टेज मेजर करेंगे। तो ये टोटल वोल्टेज VRC हो जाएगी। यहाँ से और यहाँ इसके बीच की जो वोल्टेज है वो VRC हो जाएगी। इन दोनों, इधर इसके और इसके बीच की वोल्टेज VC, इसके और इसके सिरों पे वोल्टेज VR और इसके और इसके सिरों पे वोल्टेज VRC हो जाएगी। तो इस तरह से हम वोल्टेज मेजर करेंगे और वो कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जब हम यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई R रखा, जैसे हमने 500 ओम की बात की, तो 500 ओम यहाँ लिखेंगे और ये 0.22 माइक्रोफैराड यहाँ करंट लिखा जाएगा, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट में जो हम करेंगे उसमें करंट का यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको टेबल में ये वाला कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। जो R के सिरों पे वोल्टेज मेजर की है वो VR, जो कैपेसिटर के सिरों पे वोल्टेज मेजर की है वो VC और जो दोनों के सिरों पर कुल वोल्टेज है वो VRC। इस तरह से आप लिखेंगे, R और C की वैल्यूज चेंज करेंगे और फिर VR, VC और VRC मेजर करके इस तरह से 5 सेट बनाएंगे। अब कैलकुलेशंस में आप, जैसे हमने बात की जो टेबल्स तीन, ये तो पहली टेबल हमने देख ली, ये दूसरी टेबल में वही R और C की वैल्यूज आपको रखनी है और जो इम्पिडेंस है वो VRC अपॉन I होगा। VRC जो हमने मेजर किया है और करंट जो अगर हम मेजर करते, जो हमने नहीं किए हैं, तो आपको ये कॉलम नहीं बनाना है। अगर हम मेजर करते तो ये VRC और अपॉन I करके हम इम्पिडेंस यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन इसे हम ड्रॉ नहीं करेंगे। नाउ कम्स टू दिस कॉलम, तो VRC आपका VRC इक्वल्स टू, यहाँ हमें VRC कैलकुलेट करना है, तो VR जो हमने निकाला है और VC जो मतलब मेजर किया है, जो VR जो मेजर किया है और जो VC मेजर किया है उसकी वैल्यूज पुट अप करेंगे और अंडर स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल के VRC की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ हमने VR और VC की जो वैल्यूज मेजर की है उससे VRC निकालना है। अब यहाँ थीटा RC, जैसे हमने बात की थी थीटा RC और थीटा, तो हमें क्या, किस तरह से इसे मेजर, किस तरह से थीटा RC और थीटा निकालेंगे, इस पर अब थोड़ा सा हम चर्चा करें। ये फेजर डायग्राम्स कहलाते हैं, इन्हें हम कैसे ड्रॉ करेंगे। आपको जैसे आपने VR निकाला है, मान लीजिए वो VR आपका VR आपका 24 वोल्ट है, तो हम 24 वोल्ट को हम पैमाना मान लें। अगर हम 4 वोल्ट को 1 सेंटीमीटर ले लें, 4 वोल्ट को यदि हम 1 सेंटीमीटर ले लें तो 6 सेंटीमीटर की हम लाइन बनाएंगे। ये जो वेक्टर 6 सेंटीमीटर की स्केल और पेंसिल यूज करके हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे। फिर हम इस पॉइंट, मान लीजिए ये जो VC है, अब हमें VC प्लॉट करना है, तो मान लीजिए ये 28 वोल्ट है, VC आपका 28 वोल्ट आया है, तो 28 वोल्ट यानी 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 वोल्ट, जैसे हमने पैमाना लिया तो ये 7 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी। 4 7 28, तो 7 सेंटीमीटर की लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो हम क्या करेंगे, लाइन ना ड्रॉ करके हम आर्क बनाएंगे, कंपास, पेंसिल और कंपास का यूज करके, मतलब प्रकार का यूज करके
प्रकार का जो निडल पॉइंट है उसे यहाँ रखेंगे और पेंसिल से हम 7 सेंटीमीटर का ये आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हमें VRC को प्लॉट करना है। तो यदि VRC आपकी मान लीजिए ये भी 28 सेंटीमीटर ही है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट निडल रखेंगे और पेंसिल से 7 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे और इन दोनों यहाँ से पॉइंट जोड़ देंगे, वैसे ही यहाँ से पॉइंट जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें पैमाना मानना है। तो VR पैमाना मान के, लेकिन तीनों को बनाने के लिए पैमाना एक ही रखना है। ऐसा नहीं कि पैमाना हर एक के लिए अलग कर दे। जैसे इसके लिए हमने 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 वोल्ट लिया है, तो यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 वोल्ट लेंगे और यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 वोल्ट लेंगे और फिर वो हम ये डायग्राम बनाएंगे और इसको मीजर करेंगे। ये आपका थीटा RC हो जाएगा और ये मीजर करेंगे थीटा VR और VC के। अब हमें पता है VR और VC के मध्य π/2 का कोण होना चाहिए। तो ये लगभग आपका ये π/2 का कोण होगा। ये थीटा RC आपका अलग अलग हो सकता है सबके लिए। तो ये लगभग π/2। तो यहाँ पर हम हर एक के लिए थीटा RC और थीटा की वैल्यूज पुटअप करेंगे। ये हमारे ये तो हमारा कैलकुलेशन जो हमने किए हैं, जो मीजर किया है उसका सारा टेबल है। ये हमारी थ्योरेटिकल टेबल है। थ्योरेटिकल टेबल यानी जो सिद्धांत से टेबल सैद्धांतिक जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनके द्वारा जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो 1/ωc, ये आप 1/ωc यहाँ पर निकाल के रखेंगे और जो इम्पिडेंस यानी प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी, √R² प्लस 1/ωc होल स्क्वायर। तो ये आपका इम्पिडेंस हो जाएगा सर। तो यदि आपने यहाँ से इम्पिडेंस कैलकुलेट किया होता तो यहाँ हम इसको मैच कर सकते थे, लेकिन चूंकि हम यहाँ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ मैचिंग नहीं हो पाएगी। अब ये थीटा RC इक्वल टू tan इनवर्स 1/ωcR। तो यहाँ 2πf आपको रखना ओमेगा की जगह, C जो कैपेसिटर की वैल्यू है और R जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो ये थ्योरेटिकल आप निकाल लेंगे। सैद्धांतिक रूप से जो आया है वो जो सिद्धांत बताता है जो एंगल होना चाहिए वो निकल जाएगा। tan की टेबल से निकालना पड़ेगा आपको थीटा RC। तो थीटा RC इक्वल टू tan इनवर्स 1/ωcR आप निकाल लेंगे। तो ये तो सैद्धांतिक रूप से आपने निकाला, थ्योरेटिकल वैल्यू होगी। और ये जो है ये कैलकुलेटेड वैल्यू है जो आपने एक्सपेरिमेंट से निकाली है। ये इनकी वैल्यूज लगभग समान आनी चाहिए, तभी आपका एक्सपेरिमेंट प्रूव होता है कि सैद्धांतिक वैल्यूज और जो थ्योरेटिकल वैल्यूज और आपके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज लगभग सेम आनी चाहिए। तो ये सब आप सभी पांचों के लिए आप ये कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर रखेंगे और ये थीटा वैल्यू लगभग π/2 होनी चाहिए। सैद्धांतिक रूप से ये π/2 होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ आप RC के सर्किट का बिहेवियर को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लैब में चलकर एक्सपेरिमेंट को करेंगे। धन्यवाद।